अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं। साइंटिफिक मेथड के बारे में है। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है और साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से साइंस कहते हैं किसको, और किस तरह से हम जो है साइंटिफिक मेथड्स अपना सकते हैं डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में, और किस तरह से हम भी उस सोच को डेवलप कर सकते हैं जिसे साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ ये बहुत लैग करती है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर। और ये टॉपिक्स जो है याद रखिए, जो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इसका मकसद ये है कि आपकी जो जनरल पर्सनालिटी है और जो आपकी परसेप्शंस हैं वो चेंज हो। एग्जाम, मिड होना, फाइनल होना, डिग्री, ये एक उसका आउटकम है और वो इंशाल्लाह हो जाएगा विद द टाइम। लेकिन विद द टाइम जब तक अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं करते और चीजों को उस तरह से नहीं समझते कि जिस तरह से हैं, और इसका जो आने वाले दिन है उसमें हम उस चीज को अगर नहीं लेके जाते कि हमारे यहाँ भी उस तरह से अच्छे साइंटिस्ट डेवलप हो और हमारी सोच जो है, हमारी थिंकिंग साइंटिफिक हो जाए, तो अगर हम इसमें नाकाम रहते हैं तो फिर इस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन सोचने वाले लोग कम प्रोड्यूस होंगे। तो हमारा मकसद ये है कि साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप किया जा सके ताकि हम दुनिया के अंदर इज्जत से रह सकें और अपने मामलात को खुद जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि बगैर साइंस के, याद रखिएगा, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें। ये जिस लैपटॉप के ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और जिस पे आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, सब साइंस की वजह से। अदरवाइज आज जिस तरह से पेंडेमिक है तो हम सब लोग अपने अपने घरों में दबके हुए बैठे होते और कोई राब्ता ना होता और तबाही का जो लेवल है वो बहुत बड़ा होता। तो साइंस जो है वो हमको फैसिलिटेट करती है, ये ज़हन के अंदर रखने की बात है। सो आज हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। और साइंटिफिक साइंस जो है वो बेसिकली तो चीजों को जानने का नाम है, लैटिन वर्ड है जिसका नाम है, जिसका मतलब है टू नो। ठीक है, टू गेट नॉलेज अबाउट समथिंग, टू get some informations, and these informations based on your observations. First step is the observation. और जब observations होती हैं, आप किसी चीज को देखते हैं, आपके ब्रेन के अंदर कोई क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि ये कैसे है, तो आप उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? अनटेस्टेड आंसर टू दैट क्वेश्चन। hypothesis, a tentative, you can say, or untested answer to some questions, or it is an explanation on trial. वो एक्सप्लेनेशन है जो हमने की है और उसको ट्रायल अभी हो रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट अभी हो रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज द क्वेश्चन राइज इन आवर माइंड एंड देन वी डिवाइज ए हाइपोथेसिस, a tentative answer, temporary answer, an answer which is yet to be tested by experiments. So hypothesis can be made by two methods. Suppose there are two methods. One is the deductive reasoning and second is the inductive reasoning. Be careful. Listen. Sometime general observation होती है, general law है, जिससे हम कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं, स्पेसिफिक नतीजा निकालते हैं। और इंडक्टिव में स्पेसिफिक रिजल्ट होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उससे हम कोई जनरल रिजल्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हैं, और चूंकि इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है लिहाजा इंसान भी सेल से बना है। ठीक है, जनरल रूल क्या है? तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, या आप एनिमल कह लें, तमाम एनिमल सेल से बने हैं, और चूंकि इंसान भी एक एनिमल है तो इंसान भी सेल से बना है। सो जनरल रूल से हम स्पेसिफिक की तरफ आए। और इंडक्टिव में अदर वे राउंड है, हम कहते हैं इंसान सेल से बना है, चूंकि इंसान एक एनिमल है इसलिए तमाम एनिमल सेल से बने। सो दोनों तरीके हो सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग भी है और डिडक्टिव रीजनिंग। मेरा ख्याल है ये आप समझ गए होंगे, और इस तरह की बेशुमार आप मिसालें जो हैं वो दे सकते हैं। अपनी तरफ से मिसालें भी अपने जहन के अंदर सोचिएगा
और जो डिग आउट कीजिएगा मुख्तलिफ जगह से भी। कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो या हमारे प्रॉब्लम है उसकी उसने एक एग्जांपल दी कि क्या हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है और उसके बारे में फिर हम किस तरह से हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, और आपकी क्लास में से है जनरल जो आपकी जनरल रोज की ऑब्जर्वेशन है। उसने कहा है कि अली और इमरान जो हैं वो दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। मोस्टली जो जो स्टडी होती है, जेनेटिक स्टडी होती है या जो बिहेवियर की स्टडी होती है, वो आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर होती है। देखिए ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, एक को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो टू डिफरेंट एग्स जो हैं इन द बॉडी ऑफ द मदर वो फर्टिलाइज होते हैं और वो अलग अलग बेबीज जो हैं वो डेवलप होते हैं। उनमें एक फीमेल एक मेल भी हो सकता है, उनकी आदात, उनकी शक्ल, उनकी कद काट सारा ही डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एग है और उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट तरह से होती है, सिर्फ उनकी बर्थ इकट्ठे हुई होती है। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक ही एग जो है वो एट 2 सेल स्टेज डिवाइड हो जाता है। सिंगल सेल है, फर्टिलाइज हुआ, 2 सेल स्टेज पे डिवाइड हुआ और वो उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उनका जो साइटोप्लाज्म है एग्जैक्टली सेम है। सो दे आर आइडेंटिकल। तो ऐसे ट्विंस आपने देखे होंगे आपके इर्द गिर्द जो बिल्कुल एक जैसे हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि जो अली आ रहा है या इमरान आ रहा है, ठीक है, और आयशा है या कुदसिया है, नो वट एवर यू नेम देम, एंड और उनका सेक्स भी एक होगा, या वो दोनों फीमेल होंगे या दोनों मेल होंगे। सो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी आदत बिल्कुल एक जैसी होती हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उनको एनवायरनमेंट चेंज करके ये देखना कि एनवायरनमेंट का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आसान होता है क्योंकि जेनेटिकली तो वो सेम होते हैं। अब जो भी इफेक्ट आ रहा है इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का आ रहा है। तो ये जेनेटिक में आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर बहुत सारी स्टडी है। सो अली एंड इमरान आर टू आइडेंटिकल ट्विंस एंड दे स्लीप एवरी डे इन देयर 1 o'clock केमिस्ट्री क्लास। 1 बजे केमिस्ट्री क्लास होती है, उसके अंदर वो उनको नींद आ जाती है डेली। दे वांट टू नो व्हाई दिस हैपन विद देम, फॉलोइंग हाइपोथेसिस कैन बी मेड। ये उनके ऑब्जर्वेशन कि यार नींद बहुत आती है ये केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाज क्लासेस के अंदर जो नींद आने बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके आपके दिमाग के अंदर बेशुमार बातें आ रही, आप ये कहते हैं कि आपने शायद आज तबीयत ठीक नहीं है, या आज आपने हैवी मील लिया है, या आप कहते हैं कि सब्जेक्ट बोरिंग है, या आप कहते हैं कि टीचर बोरिंग है, या आप कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो उसके अंदर वो कोजी है, बाहर ठंड है तो अंदर जरा हीट है तो नींद आना शुरू हो गई है। बट देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट व्हिच कम टू योर माइंड, और आप उसके बारे में फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप कहते हैं मे बी ईटिंग ए बिग लंच जस्ट बिफोर गोइंग टू केमिस्ट्री क्लास एवरी डे मेक्स देम स्लीपी, और या आप कहते हैं मे बी द क्लासरूम इज टू वार्म, बाहर सर्दी है अंदर सारा गर्मी है, कोजी एनवायरनमेंट है तो नींद आना शुरू हो जाती है। Maybe Ali and Imran are lazy because they sit in the back of their chemistry class. ये भी हो सकता है कि वो सुस्त हैं और उनको ज्यादा समझ भी नहीं आ रही और बैक बेंचर पीछे बैठ जाते हैं, तवज्जो रहती नहीं टीचर की तरफ, नींद आना शुरू हो जाती है। मे बी देयर केमिस्ट्री प्रोफेसर इज बोरिंग समटाइम। शुक्र है केमिस्ट्री है, जोलॉजी नहीं कह दिया कहीं। हो सकता है उनका टीचर बोरिंग केमिस्ट्री का और उनको नींद आना शुरू हो जाती है। मे बी इट इज द टाइम ऑफ स्लीपिंग, हो सकता है नींद का टाइम, उनकी नींद वो डेली सोते हो और अब उनकी क्लास का टाइम 1 बजे का हो जाता है तो उनको उस वक्त नींद आना शुरू हो जाती है। देखिए ना, हमारी आदत हो जाती है बाज का खास टाइम के ऊपर एक अगर आदमी सोता है तो वो उसको वो कहते हैं, बहुत सारे लोग जो दोपहर को सोते कहते हैं यार मुझे तो नींद आना शुरू हो गई, और जो नहीं सोते उनको अगर सोना पड़ जाए तो वो उनको नींद नहीं आती। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हो सकता है कि ऐसे सेट हुआ हो कि उनको नींद आना शुरू हो जाती हो। सो ये बहुत सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। Hypothesis is a possible cause of phenomena. Hypothesis is a tentative, untested explanation what have observed. Hypothesis shows past experiment with the similar status. Although we should consider any hypothesis,
that is a possible explanation of observation, but we should test first those hypotheses which are more reasonable. Many hypotheses should be proposed. बहुत सारे hypotheses, जैसे अभी हमने बहुत सारे hypotheses बनाए हैं एक चीज के बारे में। हमने कहा है कि वो शायद मील जो है वो हैवी होता है, शायद क्लास वार्म है, शायद टीचर बोरिंग है, शायद सब्जेक्ट बोरिंग है, शायद वो पीछे बैठते हैं, स्टूडेंट कम है, उन्हें समझ नहीं आती, बेशुमार बातें हो सकती हैं। हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, उसको टेस्ट किया जा सकता हो, ठीक है, टेस्टेबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वो टेस्टेबल ना, हाइपोथेसिस कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग। अच्छा, टेस्टेबल का मतलब आप कहेंगे जी उनको जो है वो शैतान सुला देता है, अब इसको क्या क्या करें, अब कैसे अब ये कहा जाए कि भाई कैसे टेस्ट करें, शैतान सुला देता है। वो किसी को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, बजाय इसके कि उसका इलाज करवाने, वो कहते जी इन बाहरली कसर हो गई है, इसको जिन चिमट गए, इसको फलां हो गया है, इसको ऐसे हो गया, वो टेस्टेड नहीं है, अननेचुरल है, टोटली मतलब अनसाइंटिफिक मेथड है, तो उसको तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। अगर कहते जी मुझे तो बस अली और इमरान को शैतान सुला देता, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद तो साइंटिफिकली टेस्टेबल हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें। हाइपोथेसिस कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, ऑफ कोर्स वो गलत भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। उसको हम 100% नहीं कह सकते भाई बिल्कुल यही, क्योंकि बार बार टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं और अल्टीमेटली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम फिर हम कहते हैं सर्टेन है। Any already proved hypothesis can be proved wrong by repeated experiments. Therefore, we can never prove that this hypothesis is the true explanation. Similarly, some false hypotheses may make accurate predictions. Sometimes hypothesis को जो है वो reject कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं ये बिल्कुल सही था। So, जब तक वो लॉ नहीं बन जाता तब तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रहते हैं और नई से नहीं। यही वजह है कि बाज़ का लोग कहते हैं जी साइंटिस्ट कल तो कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं और अगले दिन कुछ कह रहे हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जब एक हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाता है बार बार, तो वो एक हम किसी हद तक उसके बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ ये पॉसिबल रीजन हो सकती है और ये रीजन है, लेकिन हम सर्टेनिटी से नहीं कहते। अभी आपने जो कोविड वैक्सीन के बारे में देखा होगा, तो वहां पर वो कभी भी नहीं कहते कि 100% जो है वो सेफ है, वो कहते हैं 90% है, 80% है, 85% है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उसको 100%, हालांकि बहुत सेफ है जो अभी खासतौर पे फाइजर और हार्वर्ड की है, ऑक्सफोर्ड की है, लेकिन मसला ये है कि वो कभी भी नहीं कहते कि 100%, क्योंकि मार्जिन रहता है। लेकिन जहां पर लॉ बन जाता है कोई भी हाइपोथेसिस, तो फिर जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलते हैं और वहां पर उसको फिर किसी लॉ को रद्द करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे बेशुमार लॉज ऑफ एनर्जी आपने देखे हैं, फिजिक्स के अंदर तो बहुत सारे लॉज हैं, बायो के अंदर कम लॉ है। हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम या लॉ आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा था, और रादर आपने नहीं, वो आपकी अगली क्लास में आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर लॉ कम है, थ्योरी जो है वो किसी हद तक लॉ के करीब होती है, बट लॉ नहीं होती। थ्योरी के अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन लॉ तो फाइनल होता है, ठीक है। थ्योरी के अंदर जो है वो चेंजेस हो सकती हैं। अब आपने जो मेंडल्स लॉ इंटर में पढ़े होंगे, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। वो कंडीशंस अगर चेंज हो जाए तो वो लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारी जगह है जहां पर मेंडल्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो कंडीशंस डिफरेंट है। अगर वो कंडीशंस मेट हों जिनके अंदर वो लॉ बने हैं, तो फिर वो लॉ जो है वो यूनिवर्सल है, वो चेंजेबल नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट लेक्चर है, मैं ये लंबा हो जाएगा तो इसको हम 2-3 हिस्सों में पढ़ेंगे। ये इसको जरा आप पढ़ें और देखें और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें, ताकि हम ये पूरा जो टॉपिक है मजमूई तौर पे जब पढ़ेंगे, 2-3 इसके लेक्चर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ आएगी। थैंक यू।